हमारी जिंदगी आज मतलब पूरी तरह नंबरों में घिर गई है। जी। आप सोचिए, सुबह से रात तक मोबाइल नंबर, पासवर्ड, आधार, बैंक अकाउंट। कभी-कभी लगता है हम एक बहुत बड़े डेटा सेट में बस एक नंबर है। यही नंबर हमारी पहचान बन गए हैं ना। बिल्कुल। पर क्या हो अगर इन नंबरों का कोई गहरा, कोई रहस्यमयी मतलब भी हो? और आज हमारी चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। हम डॉक्टर इंदु गुप्ता के एक बहुत ही दिलचस्प शोध पत्र के आधार पर अंक ज्योतिष यानी न्यूमेरोलॉजी की दुनिया की पड़ताल करेंगे। ये एक तरह से संख्याओं और हमारी जिंदगी की घटनाओं के बीच के एक अनदेखे संबंध का अध्ययन है। शोध पत्र में एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल हुआ है, संख्याओं का ब्रह्मांडीय कंपन, कॉस्मिक वाइब्रेशंस। संख्याओं का ब्रह्मांडीय कंपन, जी। ये सुनने में ही बहुत आकर्षक लगता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्राचीन अवधारणा है, ये लोगों के व्यक्तिगत और यहाँ तक कि वित्तीय फैसलों को कैसे प्रभावित करती है, और क्या सच में हमारे नाम और जन्म की तारीख में कोई छिपा हुआ कोड है। बिल्कुल, यही आज की हमारी खोज का मिशन है। और देखिए, इस खोज की शुरुआत के लिए शोध पत्र में अल्बर्ट आइंस्टीन का एक बहुत ही गहरा उद्धरण दिया गया है। जीवन में सब कुछ कंपन है। अंक ज्योतिष के आप कह सकते हैं पूरी इमारत इसी एक विचार की नींव पर खड़ी है। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि ये भौतिकी के एक सिद्धांत से भी प्रेरणा ले रहा है। तो ये कंपन का सिद्धांत नंबर्स पर कैसे लागू होता है? ये मानता है कि ब्रह्मांड में हर चीज, चाहे वो कोई वस्तु हो, इंसान हो या कोई विचार, वो एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। और अंक ज्योतिष के अनुसार 1 से लेकर 9 तक हर संख्या की अपनी एक अलग वाइब्रेशन, अपनी एक ऊर्जा होती है। और जब हम पैदा होते हैं या जब हमारा नाम रखा जाता है, तो हम इन संख्याओं की ऊर्जा से मतलब जुड़ जाते हैं। ये ज्योतिष की तरह ही एक रहस्यमयी विद्या है। ये बहुत दिलचस्प है। तो ये कोई नया आइडिया तो नहीं होगा? कितना पुराना है ये कॉन्सेप्ट? शोध पत्र इसकी जड़ों को लगभग 10,000 साल पहले प्राचीन मिस्र, ग्रीस और बेबीलोनिया तक ले जाता है। तो हाँ, ये कोई आज का आविष्कार नहीं है। हाँ, ये उन सभ्यताओं से निकला है जो ब्रह्मांड के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रही थी। और जहां तक मुझे याद है, महान गणितज्ञ पाइथागोरस का नाम भी इससे जुड़ा है। ये थोड़ा हैरान करता है। मतलब पाइथागोरस, जिन्होंने हमें तर्क और ज्यामिति के सिद्धांत दिए, वो नंबर्स के इस रहस्यमय पहलू में भी विश्वास करते थे। हाँ, और यही इस विषय को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। शोध पत्र के मुताबिक पाइथागोरस का मानना था कि ब्रह्मांड पर संख्याएं शासन करती हैं। उनके लिए गणित सिर्फ हिसाब किताब का एक टूल नहीं था, वो क्या कहते हैं, ब्रह्मांड के दिव्य सिद्धांतों को समझने की एक भाषा थी। इससे पता चलता है कि उस दौर में विज्ञान, गणित और अध्यात्म के बीच की रेखा बहुत धुंधली थी। यानी वो सिर्फ त्रिभुज के कोण नहीं नाप रहे थे, बल्कि जीवन के कोण भी समझ रहे थे। एक भाषा है जो परमात्मा ने मनुष्यों को सत्य के पुष्टि के लिए दी है। शोध पत्र में हिब्रू अंक ज्योतिष प्रणाली का भी जिक्र है, जिसमें 22 संख्याएं होती हैं। और जो मॉडर्न न्यूमरोलॉजी हम आज देखते हैं, उसे 20वीं सदी में मिसेस एल डो बेलियट और जूनो जॉर्डन जैसे लोगों ने आज का स्वरूप दिया। ठीक है, तो इसका एक लंबा और गहरा इतिहास है। अब आते हैं इसके काम करने के तरीके पर। ये शोध पत्र संख्याओं को ग्रहों से जोड़ता है। ये कनेक्शन कैसे काम करता है? इन वाइब्रेशंस को एक सिस्टम में कैसे ढाला गया? हाँ, तो यहीं पर अंक ज्योतिष की कार्यप्रणाली सामने आती है। इसमें 9 ग्रहों को 1 से 9 तक की संख्याएं दी गई हैं। शून्य को इसमें कोई जगह नहीं दी गई है, क्योंकि शून्य को अनंत या निराकार माना जाता है। और मान्यता यह है कि जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है, वो हमारे व्यक्तित्व पर एक अमिट छाप छोड़ती है। अच्छा, तो वो लिस्ट कैसी है? मतलब कौन सा नंबर किस ग्रह से जोड़ा है? वो लिस्ट कुछ इस तरह है। अंक 1 सूर्य का प्रतीक है, अंक 2 चंद्रमा का, 3 बृहस्पति का, 4 राहु का, 5 बुध का, 6 शुक्र, 7 केतु, 8 शनि और अंक 9 मंगल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर नंबर में एक तरह का व्यक्तित्व या चरित्र छिपा होता है। जैसे हर ग्रह की अपनी एक खासियत होती है, वैसे ही हर नंबर की भी। बिल्कुल। और हर अंक में एक सकारात्मक और एक नकारात्मक दोनों पहलू छिपे होते हैं। कोई भी अंक पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं है। शोध पत्र में इसकी बहुत अच्छी उदाहरण है। जैसे अंक 1 जो सूर्य से जुड़ा है। ये लोग नेचुरल लीडर होते हैं,
क्रिएटिव, स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी। लेकिन यही गुण जब हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो उनका असर्टिवनेस दबंगई या स्वार्थ में बदल सकता है। और इसकी बिल्कुल उलट कोई अंक जिसकी ऊर्जा एकदम अलग हो। हाँ, जैसे अंक 4 को लेते हैं, जो राहु से जुड़ा है। ये लोग बहुत व्यवहारिक, मेहनती और भरोसेमंद होते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी भी सिस्टम की नींव रखते हैं, पर इनकी एक कमजोरी होती है, ये बदलाव को लेकर बहुत जिद्दी हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो 20 साल तक एक ही रेस्टोरेंट में एक ही डिश ऑर्डर करते हैं, क्योंकि वो काम करती है और वो उसमें कोई बदलाव नहीं चाहते। ये तो बहुत सटीक उदाहरण है। शोध पत्र में अंक 8 और 9 के बारे में भी कुछ खास बातें कही गई हैं। हाँ, अंक 8 शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। शोध पत्र के अनुसार ये बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। इनमें जबरदस्त इच्छा शक्ति और अनुशासन होता है, लेकिन इनके जीवन में संघर्ष भी बहुत होता है और इन्हें सफलता अक्सर देर से मिलती है, काफी मेहनत के बाद। शनि को कर्म का ग्रह भी कहते हैं, तो अंक 8 वाले अपने कर्मों का फल इसी जीवन में पाते हैं, ऐसा माना जाता है। और अंक 9, मैंने पढ़ा कि शोध पत्र में उसकी तुलना महाभारत के एक पात्र से की गई है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, अंक 9 मंगल ग्रह से जुड़ा है, जो ऊर्जा, आक्रामकता और साहस का प्रतीक है। ये लोग ईमानदार, दयालु और मानवतावादी होते हैं, लेकिन उतने ही आक्रामक भी हो सकते हैं। और शोध पत्र में इनकी तुलना दानवीर कर्ण से की गई है। दानवीर कर्ण, ये बहुत गहरी तुलना है, क्योंकि कर्ण सिर्फ एक महान योद्धा और दानी ही नहीं थे, बल्कि एक ट्रैजिक हीरो भी थे। क्या शोध पत्र इस पर भी रोशनी डालता है कि अंक 9 वालों में महानता के साथ साथ किसी तरह के आंतरिक या बाहरी संघर्ष की भी संभावना होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शोध पत्र सीधे तौर पर तो नहीं कहता, लेकिन ये तुलना इसी ओर इशारा करती है। कर्ण का जीवन महानता और दुर्भाग्य का एक जटिल मिश्रण था, है ना? उसी तरह अंक 9 वाले लोग दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें उसका श्रेय नहीं मिलता या उनके अपने जीवन में उथल-पुथल बनी रहती है। उनमें एक साथ लड़ने और बचाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये तो हर अंक के व्यक्तित्व की बात हुई, पर ये किसी एक व्यक्ति पर कैसे लागू होता है? मतलब मेरे लिए कौन सा नंबर महत्वपूर्ण है? शोध पत्र में कुछ अलग-अलग संकेतों को या इंडिकेटर्स का जिक्र है, इनकी गणना कैसे होती है? हाँ, तो यहीं पर यह विज्ञान और व्यावहारिक हो जाता है। अंक ज्योतिष में सिर्फ एक नंबर नहीं होता, बल्कि कई नंबर मिलकर किसी व्यक्ति की पूरी तस्वीर बनाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है जीवन पथ अंक या लाइफ पाथ नंबर। और ये कैसे पता चलता है? यह आपकी जन्मतिथि के सभी अंकों को जोड़कर निकाला जाता है, जब तक कि एक सिंगल अंक न मिल जाए। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी का जन्मदिन 25 दिसंबर 1990 है, तो हम इन सभी अंकों को जोड़ेंगे। 2 + 5 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 0। इसका जोड़ बनता है 29। अब ये 2 अंकों की संख्या है, तो हम इसे फिर से जोड़ेंगे। 2 + 9 = 11 और फिर से 1 + 1 = 2। तो इस व्यक्ति का जीवन पथ अंक 2 होगा, जो चंद्रमा का प्रतीक है। अच्छा, तो ये इतनी सीधी सी गणना है? ये जीवन पथ अंक बताता क्या है? ये आपके जीवन का सबसे बड़ा खाका है, एक तरह का ब्लूप्रिंट। ये बताता है कि आप इस दुनिया में क्या सीखने आए हैं, आपके सामने कौन से अवसर और चुनौतियां आएंगी, और आपका ओवरऑल जीवन पथ कैसा हो सकता है। और हमारे नाम का भी कोई महत्व है? क्योंकि लोग अक्सर अपने नाम बदलते हैं या उसमें कोई अक्षर जोड़ते हैं। बिल्कुल, नाम का बहुत बड़ा महत्व है। और यहीं पर दूसरा महत्वपूर्ण अंक आता है, भाग्य अंक या डेस्टिनी नंबर। इसे नामांक भी कहते हैं। ये आपके पूरे नाम के अक्षरों को दिए गए नंबरों से निकाला जाता है। यह आपके जीवन के उद्देश्य और लक्ष्यों को उजागर करता है। ये बताता है कि आप दुनिया में क्या हासिल करने के लिए बने हैं। ये तो बहुत विस्तृत होता जा रहा है। शोध पत्र में 2 और नंबरों का भी जिक्र था, व्यक्तित्वांक और आत्मांक। इनमें क्या फर्क है? हाँ, तो व्यक्तित्व अंक आपके नाम के सिर्फ व्यंजनों माने कॉन्सोनेंट से बनता है। यह आपका बाहरी व्यक्तित्व है, मतलब दुनिया आपको कैसे देखती है, वो मुखौटा जो हम अक्सर समाज में पहनते हैं। और आत्मा अंक या सोल नंबर आपके नाम के स्वरों यानी ववल से बनता है। यह आपका आंतरिक मन है, आपकी सच्ची इच्छाएं, पसंद नापसंद, वो हिस्सा जो आप शायद सिर्फ अपने सबसे करीबी लोगों को दिखाते हैं। तो जीवन पथ अंक है कि आप कौन हैं, भाग्य अंक है कि आपको क्या बनना है, व्यक्तित्व अंक है कि आप कैसे दिखते हैं, और आत्मा अंक है कि आप असल में क्या महसूस करते हैं।
ये तो किसी के व्यक्तित्व का पूरा 360 डिग्री विश्लेषण जैसा लगता है। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो शोध पत्र बताता है कि इसका प्रभाव जीवन के कई क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। जैसे करियर में कुछ जीवन पथ अंक कुछ व्यवसायों के लिए बेहतर माने जाते हैं। जैसे अंक 3 जो बृहस्पति का है वो संचार या कला के लिए बहुत अच्छा है, जबकि अंक 8 यानी शनि बिजनेस और फाइनेंस में ज्यादा सफल हो सकता है। और रिश्तों पर क्या ये कॉम्पैटिबिलिटी भी बताता है? हाँ, रिश्तों में अनुकूलता भी एक बड़ा पहलू है। शोध पत्र के अनुसार अलग अलग जीवन पथ वाले लोगों के बीच रिश्तों में चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि उनके जीने का तरीका, उनकी प्राथमिकताएं सब अलग हो सकती हैं। जैसे एक अंक 1 जो लीडर है और एक अंक 8 जो बॉस है, उनके बीच अधिकार को लेकर टकराव हो सकता है। एक मिनट, यहां तक तो ठीक है, पर शोध पत्र में जगह और घर के पते के नंबर की भी बात की गई है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं घर बदल लूं तो मेरा वाइब्रेशन भी बदल जाएगा? ये अंक ज्योतिष की एक और गहरी परत है और अक्सर सबसे ज्यादा बहस इसी पर होती है। मान्यता ये है कि हर जगह, हर शहर और यहाँ तक कि हर घर के पते का भी अपना एक संख्यात्मक कंपन होता है। और हाँ, सिद्धांत तो यही कहता है कि जब आप घर बदलते हैं तो आप एक नई ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। यह तो आज के ब्रांडिंग के कॉन्सेप्ट जैसा ही है। हम कहते हैं ना कि एक ब्रांड की अपनी वाइब या एनर्जी होती है, तो क्या अंक ज्योतिष उसी वाइब को एक नंबर के जरिए समझने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो किसी इंसान के लिए हो या किसी कंपनी के लिए? ये बहुत अच्छी तुलना है। और शोध पत्र में व्यापार के नाम के बारे में भी यही बात कही गई है। एक व्यवसाय का नाम उसकी सफलता या विफलता को तय कर सकता है, क्योंकि उसका भी अपना एक कंपन होता है। कई बड़ी कंपनियां अपना नाम रखते समय अंक ज्योतिष का सहारा लेती हैं, ताकि उनका नाम उनकी कंपनी के मिशन के अनुरूप वाइब्रेट करे। ठीक है, हमने करियर, रिश्ते और घर के नंबर तक की बात कर ली। ये सब सुनने में बहुत आकर्षक है, पर मेरे मन में वो एक तार्किक कीड़ा काट रहा है जो कह रहा है ये सब थोड़ा जादू ही नहीं लगता। शोध पत्र में हैरी पॉटर की हर्माइनी के पसंदीदा विषय एरिथमेंसी का भी जिक्र है। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? और यहीं पर हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंचते हैं। देखिए, शोध पत्र इस सवाल पर एक बहुत ही ईमानदार और संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है। यह साफ तौर पर कहता है कि अंक ज्योतिष को एक सटीक विज्ञान नहीं माना जाता है। यह सीमित शोध पर आधारित एक तकनीक है और इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जिसे आज के विज्ञान के मापदंडों पर परखा जा सके। यहाँ एक विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन पूरा शोधपत्र इसी बात पर है कि लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव देखा गया है। लेखक इस विरोधाभास को कैसे सुलझाते हैं? बिल्कुल, और यहीं पर शोध पत्र का निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह कहता है कि अंक ज्योतिष को एक मददगार हाथ या एक गाइड के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि एक पत्थर की लकीर के रूप में। इस पर बहुत ज्यादा निर्भरता, मतलब हद से ज्यादा निर्भरता, व्यक्ति को आलसी और अव्यवहारिक बना सकती है। तो यह हर दिन का भविष्य बताने वाला कोई टूल नहीं है, जैसे राशिफल होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शोध पत्र के मुताबिक ये आपको साल या महीने का एक समग्र अनुमान दे सकता है, एक बड़ी तस्वीर दिखा सकता है, लेकिन यह हर मिनट या हर सेकंड की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसका सबसे अच्छा उपयोग बड़े फैसलों में मार्गदर्शन के लिए किया जा सकता है, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, नौकरी बदलना या बस खुद को बेहतर ढंग से समझना। ये एक तरह का सेल्फ अवेयरनेस टूल है। तो ये आपको सड़क दिखाता है, लेकिन गाड़ी आपको खुद चलानी है। एकदम सही। यह आपको ये समझने में मदद कर सकता है कि आप एक स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं या एक मजबूत ट्रक। दोनों की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। आपको बस ये जानना है कि अपनी गाड़ी को उसके हिसाब से कैसे चलाना है। तो हमने इस चर्चा की शुरुआत इस बात से की कि कैसे हमारी जिंदगी व्यावहारिक रूप से नंबरों से नियंत्रित होती है, और हमने एक ऐसा दृष्टिकोण देखा जहां इन्हीं नंबरों का एक रहस्यमय कंपन होता है जो हमारे व्यक्तित्व, करियर और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। स्रोत से जो मुख्य बात निकलती है वो ये है कि अंक ज्योतिष, चाहे इसे विज्ञान माना जाए या एक प्रतीकात्मक ढांचा, ये खुद को और अपने रास्ते को समझने का एक शक्तिशाली तरीका प्रदान करता है। ये किसी की ताकत, कमजोरियों और यहाँ तक कि कर्म के प्रभाव को पहचानने में भी मदद कर सकता है। ये एक नक्शे की तरह है, लेकिन यात्रा तो अंत में खुद ही करनी पड़ती है। हमने इस चर्चा में भाग्य अंक की बात की, जिसकी गणना नाम के अक्षरों से होती है। ये इस विचार की ओर इशारा करता है कि एक नाम सिर्फ एक पहचान नहीं है,
बल्कि एक विशिष्ट ऊर्जा या उद्देश्य रखता है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार ये है, अगर हम अपने नाम को केवल हमें दिया गया एक लेबल न मानकर अपने संभावित रास्ते की एक कुंजी के रूप में देखें, तो हमारे अपने बारे में सोचने का नजरिया कैसे बदल सकता है? क्या हमारा नाम सिर्फ हमारी पहचान है या हमारा छिपा हुआ मकसद भी?